नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं फयाज अहमद फैजी जी, जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, पसमानदा अधिकारियों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और ऑथर भी हैं। फयाज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फयाज जी, हम थोड़ी बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेके। आपने कुछ दिन पहले अपने ट्वीट्स में इसको क्रिटिसाइज किया था, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों है? क्या ये सिर्फ पसमानदा के अधिकारों को लेके है या फिर और थोड़ा वाइडर इसका पर्सपेक्टिव है? जी जी, देखिए, मैं नाराजगी की बात नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं। तो अगर कोई मुस्लिम नाम पे कोई भी संस्था है जिसको गवर्नमेंट भी उस संस्था को मानती है, उस संस्था से बात करती है, न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि वक्फ बोर्ड या जो भी अल्पसंख्यक नाम पे, माइनॉरिटी नाम पे, मुस्लिम नाम पे संस्थाएं हैं, उनसे हमारी नाराजगी यही कि वहाँ सामाजिक न्याय नहीं है। और जो 90% मुस्लिम की जो संख्या है, जो देशज है, इंडिजिनस है, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी से कन्वर्टेड, इसमें अधिकतर वो जातियां हैं, तो उसकी कोई कहीं से भागीदारी नहीं है। जब उसमें भागीदारी नहीं है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकती है, जब उसमें 90% मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। उसमें सिर्फ 10% मुसलमान, टोटल मुस्लिम आबादी की अगर करेंगे तो 10% जो मुसलमान है, जो स्वघोषित विदेशी हैं, दिन भर कहते रहते हैं कि हम सऊदी अरब से आए हैं, तो हम ईरान से आए हैं, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हैं, तो हम उमर फारूक के घराने के हैं, जो शुरू के 4 खलीफा हैं। वो उसका हमेशा ये कहते रहते हैं, नाम के आगे शेरवानी, किरमानी, बुखारी, ये जो शहर के नाम हैं, शिराजी, ये लिखते रखते हैं, समनानी। तो वो अब तथाकथित जो स्वयं घोषित जो विदेशी हैं, वही उन्हीं का है। वो तो अशराफ पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है नहीं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है इस देश में कि इस देश के तथाकथित सेकुलर लोग, बुद्धिजीवी लोग कभी इस बात को एड्रेस नहीं करते कि जो देश पसमानदा है उसकी उसमें भागीदारी क्यों नहीं है, उनकी महिलाओं की, उनके पुरुषों की क्यों नहीं भागीदारी है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार ही नहीं। जी, तो ये नाराजगी है हमारी, है क्योंकि वहाँ सोशल जस्टिस नहीं। जी जी जी, लेकिन ये बात तो आपने सही उठाई, लेकिन जब भी इस बात को उठाया जाता है तो हमेशा बोल दिया जाता है अरे हमारे यहाँ जात पात नहीं है, ये तो हिंदुओं का है केवल। और हमेशा ये कहा जाता है कि आप उनसे कोई पॉइंट पूछिए तो उसको घुमाने लगते हैं, कहते हैं नहीं इस हदीस में ये लिखा है, इस जगह पे ये लिखा हुआ है। तो वो किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये पॉइंट हमारा अथॉरिटेटिव वर्जन है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई अथॉरिटेटिव पब्लिकेशन, वर्जन, कोई किताब, कोई कोड ऑफ लॉ कुछ तो होगा जिसके आधार पे वो जो हाँ बैठ जी, के इसमें एक आपने बहुत अच्छी कहा कि ये जात पात का इनकार करते हैं। जब हमें भागीदारी देना होता है कि नहीं, सारे मुसलमान एक हैं। और इनकी जो पब्लिकेशन है, ये देखिए आपको दिख रहा है, मजमूए कवानीन इस्लामी। मजमुआ कहते हैं कंपाइलेशन को, संग्रह को, और कवानीन कानून का बहुवचन है, इस्लामी मतलब इस्लामी। इसमें साफ कुफू का सिद्धांत लिखा हुआ है इसमें। और इसमें लिखा हुआ है कि जो जातिगत आधार पे, जन्म के आधार पे, जो ऊंच नीच का, उसमें लिखा है शादी नहीं हो सकती है। तो आप अपनी कंपाइलेशन में एक तरफ लिखते हो, यानी जाति को या जन्म को आप वैलिडेट करते हो कि जन्म के आधार पर अगर सैयद है तो उसकी शादी भंगी के साथ नहीं हो सकती जो संस्कार समाज से है। तो आप उसकी मान्यता देते हो। लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आगे, भागीदारी की बात आती है, तो कहते हैं कि नहीं, सारे मुसलमान एक हैं। और आप देखेंगे न सिर्फ अशराफवाद या जातिवाद या एक जो विदेशी मुसलमान हैं उन्हीं का उनमें वर्चस्व 99% वही है। इक्का दुक्का कोई पसमानदा अगर उसमें है भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, तो वो भी अशराफ बन के ही। तो उसमें अगर आप देखेंगे, इसके क्या मतलब कि पसमानदा अशराफ बन के है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि उसको भी अगर उस तरह से पढ़ा लिखा है, किसी तरह से उसमें उसको जगह मिल गई है, तो वो पसमानदा के नाम पे उसको जगह नहीं मिली है, उसको अशराफ के नाम पे जगह मिली है और अशराफ के हितों की ही बात करता है। तो एक उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे आप उसमें। अब देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पर्सनल लॉ, अशराफ का एक अपना एक स्टाइल है काम करने का। वो अपने हितों की रक्षा इस्लाम और मुसलमान के नाम पे करता आया है। अब देखें, अरब लीग बनती है, वहाँ मुस्लिम लीग नहीं बनता है। तो जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हमने बात किया था। अरब लीग बनती है। आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो पख्तूनों का देश होता है, वहाँ जो हाजरा मुसलमान हैं उनकी कोई जगह नहीं है।
तो इस तरह का है। लेकिन इंडिया में जो है मुस्लिम लीग बनती है, तो लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी किसकी थी? राजा, नवाब, जमींदार, जो शासक वर्ग था, जो स्वघोषित विदेशी हैं। ये आपने एक बार पूछा था कि भाई कोई कहीं से आया होगा, आप बार बार विदेशी क्यों कहते हैं? मैं नहीं कहता, ये खुद हमारे ऊपर रोप डालते रहते हैं, दिन भर कहते रहते हैं कि हम उनकी नस्ल के, उनकी नस्ल। मुस्लिम देश के जब पार्टीशन के बाद जब देश होता है, तो आप जानते हैं कि अशराफ की एक बड़ी संख्या यहाँ रुकती है, और पाकिस्तान वो ले लेते हैं, हमारा पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद से मुस्लिम लीग के जाने के बाद से इनके पास कोई प्रेशर ग्रुप नहीं था, और मौलाना आजाद और रफ़ी अहमद किदवई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर अशराफ के हितों को रक्षा करने के लिए दो बड़े नेता थे जो अशराफ के हितों की रक्षा कर रहे थे। और आप देखेंगे जितने मुस्लिम लीगी जो देश के अंदर बच गए थे, उनको गांधी टोपी पहना पहना के इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में सत्ता और वर्चस्व में भागीदार बनाए। एक उदाहरण मैं दूंगा पटना विधानसभा क्षेत्र का। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग से एक साहब यहाँ जीतते हैं, और उसके विरोध में जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था जमीयतुल मोमिनीन के नाम से, उसका कैंडिडेट हार जाता है। और पसमानदा को उस वक्त वोट देने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि वह हाई स्कूल पढ़ा लिखा होना चाहिए और टैक्स देने वाला होना चाहिए। तो जो डाउन प्रोडन है समाज, आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल पढ़ना उस वक्त कितनी बड़ी बात थी। फिर भी वो एक इलेक्शन पे अलग से बात होनी चाहिए, 46 का जो इलेक्शन था। मैं वहां से उदाहरण देता हूँ। तो मुस्लिम लीग से वो सैयद जफर या इस तरह का कोई नाम था, वो जीत जाते हैं। पार्टीशन के बाद वो देश में रह जाते हैं। जब उसके बाद जो इलेक्शन होता है, तो कांग्रेस पार्टी फिर टिकट उन्हीं को देती है, किसी पसमानदा आंदोलन के कैंडिडेट को टिकट न देके उसी को टिकट देती है, और सैयद साहब फिर एमएलए बन जाते हैं। तो उनके सत्ता वर्चस्व में कोई कमी नहीं आती है, देश को उन्होंने ले ही लिया। तो एक उदाहरण के तौर पे एक बात हम बता रहे हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से बाहर से इनको एक प्रेशर ग्रुप चाहिए था, तो इसके लिए इन लोगों ने सोचते समझते कहाँ से ले आएंगे, तो पर्सनल लॉ के नाम पे एक संगठन इन लोगों ने बनाया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से, जो इस देश में मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो है प्रेशर ग्रुप तो करते ही काम। दूसरा, ये पैरेलल हुकूमत भी चलाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इनको मैंने थोड़ा सा नोटिंग भी किया था। एक दारुल कज़ा इनका होता है, दारुल कज़ा आप न्यायालय समझ लीजिए उसको। देश में विभिन्न शहरों में मुसलमानों के मामले में उनके पंचायत करने के लिए दारुल कज़ा, विशेष रूप से शादी ब्याह और जो संबंध विच्छेद है या विरासत का जो समस्याएं हैं, जो जिसको पर्सनल लॉ में आते हैं, उसमें वो करते हैं। तो जब भारतीय कोर्ट है, तो एक अलग तरह से, हालांकि वो उतना पॉपुलर नहीं, फिर भी एक पूरे देश में आपको हर बड़े शहर में, हर बड़े जिले में दारुल कज़ा मिलेगी। तो मेरा ये अपना स्टैंड है कि एक तरह से पैरेलल हुकूमत चलाते हैं गवर्नमेंट पसमानदा के ऊपर। इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके, हम कहते हैं कि मुगलों की हुकूमत देश से खत्म हो गई है, लेकिन पसमानदा के ऊपर आज भी मुगलों की हुकूमत चल रही है। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में और एक समानांतर सरकार के रूप में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्थापना होती है, और इसमें सिर्फ इसीलिए वही लोग रहते हैं जो शासक वर्ग था इस देश के अंदर। इसने पाकिस्तान भी ले लिया, उसको कश्मीर भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री बना हुआ है। हर जगह उनको विक्टिम कार्ड खेलता रहता है। जब वो उपराष्ट्रपति रहता है तो मुसलमान सुरक्षित होते हैं, जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी चली जाती है और राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, तो साहब मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। मैं व्यंग के रूप में इशारा कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह की बात है। तो ये बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप है, इसमें पसमानदा की कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको नैतिक अधिकार नहीं है मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने का। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके मंच से कह रहा हूँ कि ये बात को भारत सरकार को भी समझनी चाहिए, मीडिया को भी समझना चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को भी, भारतीय जनमानस को भी, पसमानदा को भी, सबको ये बात समझना चाहिए कि ये 10% मुसलमान कह के विदेशी मुसलमानों का ये झुरमुट है, ग्रुप है, और ये 4 से 5 करोड़, मैं समझता इससे ज्यादा संख्या नहीं, और 1.25 अरब के लोगों को ये डिस्टर्ब किए रहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इसका एक बैकग्राउंड है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मैं समझता हूँ प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। जी जी जी। लेकिन ये जो आपने एक किताब एक दिखाई, इसकी कुछ बातें बताएं जो, जैसा आप बता रहे हैं इसमें कुफू का सिद्धांत है। पहली बात ब्रीफली थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग देखते हैं कि कुफू क्या होता है, उनको पता नहीं होगा। और उस किताब से थोड़ा बताइए कि ऐसे क्या लिखा है जिसके खिलाफ आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। देखिए, मैं इस किताब की चर्चा करने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे जो हम बात कर रहे थे, उसमें मैं एक बात कहना भूल गया। आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, और उसमें 2 ऑप्शन है, वो उर्दू में लिखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में जब चेंज करेंगे तो उनका जो इंट्रोडक्शन उर्दू में लिखा है वो उर्दू में ही रहता है।
आप एक बात गौर कीजिए, तो उर्दू का भी एक अलग से अपना खेल है। उसमें 2 पॉइंट मैंने नोट किया था, इनका मकसद क्या है बनाने का। उसमें 2 पॉइंट उन्होंने लिखा कि जब हुकूमत ने कानून साजी के ज़रिए शरई कवानीन को बेअसर करने की कोशिश किया। ये उसके बैकग्राउंड में लिखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सीधा-सीधा भारत सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार मुसलमानों के जो धार्मिक इश्यू है उसको छेड़छाड़ करना, इसलिए हमको ये बनाना पड़ा। ये भी देखिए इनका उद्देश्य खुलेआम लिखा हुआ है। दूसरा ये लिखते हैं उद्देश्य में, जो पसमानदा से डायरेक्ट रिलेट करता है, जिसको यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम माशरे में तमाम गैर इस्लामी रस्म और रिवाज मिटाने का जामे मंसूबा। मंसूबा कहते हैं उद्देश्य को, जामे मंसूबा का मतलब कलेक्टिव, जो इनका एक कंबाइंड जो इनका जो उद्देश्य है कि वो भारत, अब यहाँ क्या करते हैं वो, जो गैर इस्लामी रस्म रिवाज कह रहे हैं मुस्लिम माशरे का, वो दरअसल पसमानदा के भारतीय सभ्यता संस्कृति कल्चर है, जिसको ये, अब ऐसे तो कहेंगे नहीं हमसे कि भाई ये तुम अपनी भारतीय सभ्यता छोड़ दो, तो हम छोड़ने को तैयार। जब वो कहते हैं कि भाई ये गैर इस्लामिक है, और जब हम मुसलमान हो चुके हैं तो हम गैर इस्लामिक चीज क्यों माने। तो ये एक 2 सिस्टम, एक तो गवर्नमेंट पे दबा और दूसरा जो पसमानदा को उसकी जड़ों से काटने के लिए, ये 2 बातें उसमें रह गई थी। और हाँ, जबकि आप जानते हैं कि पसमानदा की जो सभ्यता संस्कृति है वो क्षेत्र विशेष की है। तमिलनाडु का जो पसमानदा है उसकी अलग सभ्यता है, बंगाल की पसमानदा उसकी अलग है, उत्तर प्रदेश का है उसका अलग है। तो ये एक चीज। दूसरी चीज जो आपने पूछी जो है, जो इनका पब्लिकेशन है, इन्होंने एक कोडिफाइड करके एक बनाया जिसको अभी हमने दिखाया था। ये देखिए मजमूए कवानीन इस्लामी है, 2000 सबसे पहले इसको कंपाइल किया था, 2001 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। इसको इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का कानून बना के प्रस्तुत किया है। इसमें जो कानून है शादी ब्याह संबंध विच्छेद और विरासत का जो कानून है, उत्तराधिकार का जो कानून है, जो ज्यादातर जो पर्सनल लॉ से संबंधित है। इस किताब का मसौदा तैयार किया गया, एक रफ तैयार किया गया, और जितने बड़े अशराफ उलमा थे उस वक्त के और जो बुद्धिजीवी थे उनके पास इसको दिया गया कि इसको आप देख लीजिए। जो कानूनविद थे, मॉडर्न लॉ के जो पढ़े लिखे अशराफ थे, उनके पास भी किताब गई, और सबसे वेरीफाई कराने के बाद एक कमेटी भी इन लोगों ने बना दिया। आप समझिए मैं कि वो किताब किस तरह से, एक कमेटी बना दी गई और कमेटी ने भी इसको जो कच्चा मैटर था उसको प्रमाणित उससे करवा दिया गया। ठीक है, उसमें मैक्सिमम अशराफ उलमा थे, और उसके बाद इसको प्रसारित किया गया। इसका एक बैकग्राउंड बनाया गया कि ये अल्लाह उसके रसूल का कानून है, और जो कुरान हदीस में लिखा है वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पब्लिकेशन में मजमूए कवानीन इस्लामी, हम कुफी पे भी आएंगे। मजमुआ कहते हैं संग्रह को, कवानीन कानून का बहुवचन हो गया, और इस्लामी मतलब इस्लाम से संबंधित कानून का ये है। तो उसमें बैकग्राउंड में एक साहब ने तो यहाँ तक लिखा, वो सैयद इसराइली कासमी हैं, अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने लिखा था कि यह मुसलमानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस पर आधारित है, कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, जिसका मानना उतना ही जरूरी है जितना नमाज रोजा का मानना। यानी जो नमाज रोजा जो हमारे आध्यात्मिक पूजा पद्धति के भाग हैं, जो नहीं मानेगा कुरान में उनके लिए अजाब शदीद की खबर दिया गया। अब देखिए कुरान में जो कहा गया है जिस हिसाब से जीवन व्यतीत करने का, अगर आप वैसे व्यतीत नहीं करते तो उसमें अजाब शदीद माने भयंकर सजा जो मरने के बाद का है, ये उससे वहां से जोड़ देते हैं, और ये कहते हैं कि आदमी का बनाया वो कानून नहीं है। दूसरा कहते हैं और जो इस कानून को बदलेगा वो मुसलमान ही नहीं रह जाएगा। ये पहले से एक बैकग्राउंड बनाया गया, जबकि ये मैन मेड है। आप देखेंगे मजमूए कानून इस्लामी में आप जितनी भी उसके जो दफा करके इन लोगों ने लिखा है, दफा करके बना रखा है। जैसे आप दफा 119 से भी बात करेंगे, देखिए दफा दिखाई दे रहा है, दफा ये उर्दू में लिखी हुई है, तो बड़े इसकी भी एनालिसिस होनी चाहिए, बड़ी मजे की बात है। तो एक बैकग्राउंड बनाएगा। इसकी प्रीफेस में भी आप देखेंगे कि मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने लिखा है कि इस किताब के जितने भी आदेश हैं वो कुरान हदीस से लिया गया है। ठीक है, और इसी किताब के प्रीफेस में मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम लिखते हैं कि इसके जितने भी तमाम आदेशों के स्रोत प्रमाणिक इस्लामिक फिक्र के संदर्भ से दर्ज किया गया। वो कह रहे हैं कुरान हदीस से लिया गया, ये कह रहे हैं कि इस्लामिक विधि जो है इस्लामिक फिक्र की किताबों से इसका स्रोत लिया गया है। फिर कहते हैं कि
मुजाहिदुल इस्लाम साहब फिर लिखते हैं, प्रीफेस में ये सब बात लिखी हुई है। ये किताब शरीयत मोहम्मदिया, शरीयत इस्लामी के आदेशों का संग्रह है और मिलत इस्लामिया और शरीयत मोहम्मदिया की महान अमानत है। जबकि इस किताब में आप देखेंगे, इस किताब में कोई भी आर्टिकल लिखा गया उसके संदर्भ में जो दिया गया है वो फिक्र इस्लामी से दिया गया और विशेष रूप से हनफी फिक्र से दिया गया है। इसमें ज्यादातर जो लॉज हैं वो हनफी इंटरप्रिटेशन जो है इस्लाम का, उससे किया गया। एक तरफ ये जहन बनाया गया पसमानदा का, एक साहब उसमें लिखते हैं कि इसका जो सोर्स है वो कुरान हदीस है, दूसरे साहब उसी में लिखते हैं कि नहीं, इसका जो सोर्स है वो इस्लामिक फिक्र है। इस्लामिक फिक्र मैन मेड है, वो कुरान और हदीस को समझ बूझ के उस वक्त के फुकहा कहते हैं, जुरिस्प्रूडेंस के जो माहिर हैं, उन्होंने लिखा था हनफी किताब। हनफी मसलक का एक मसलक है, सैकड़ों मसलक है, 4 मसलक बहुत प्रसिद्ध है। अब जब ये मौलाना इसमें कहते हैं कि ये शरीयत मोहम्मदिया, शरीयत इस्लामी के आदेशों का संग्रह है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और मिलत इस्लामिया और शरीयत मोहम्मदिया की महान अमानत। जब ये हनफी मसलक के आधार पे है तो हनफी के अलावा जो मुसलमान है तो ये सारे शरीयत मोहम्मदिया की अमानत कैसे हो गई, या मिलत इस्लामिया के कानून कैसे हो गए? अगर हनफी मसलक के अलावा कोई दूसरे मसलक का मानने वाला है तो उसके कवानीन अलग हो जाएंगे। इस तरह से एक आप देखेंगे कि जो पसमानदा लोग हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको मानसिक रूप से ये तैयार किया गया ताकि वो तैयार हो जाएं, ये अल्लाह उसके रसूल का कानून है, तो ताकि उनको मानने में आसानी होगी। दूसरा, डराया भी गया कि तुमको भयंकर सजा मिली, देखो कुरान में ये सजाएं हैं, वो सजा है, और इस्लाम से बाहर होने का डर कि भाई इस्लाम से ही बाहर हो जाओगे या फिर मरने के बाद जो है आपको अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी, इस तरह से कह के वो क्या। दूसरे, इसको भारतीय सरकारों पे, न्यायालयों पे भी दबाव बनाएगी कि आप इसको ही कोडिफाई करके, जो हमने कोडिफाई कर दिया है, इसी को जो है आप मुसलमानों के मामले में इसी को ही मानने के लिए। लेकिन जब आप जानते हैं कि दिनशा फरदून जी मुल्ला की लिखी जो किताब है मोहम्मदन लॉ, वही कोर्ट में आज भी मानी जाती है। और एक बड़ी आप कह लीजिए भारत की एक बड़ी सुंदरता मैं इसको समझता हूँ कि मोहम्मदन लॉ जो कोर्ट में मान्यता प्राप्त है, उसका लिखने वाला एक पारसी है, मुस्लिम लॉ। मोहम्मदन लॉ जो लिखा था फरदून जी मुल्ला ने, वो पारसी हैं, वही ऑथेंटिक मानी जाती है कोर्ट। लेकिन ये इनका दबाव है कि जो है नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजमूए कानून इस्लामी की मान्यता दी जाए। तो अब मैं कह रहा हूँ, देखिए एक बात जो उलमा ने, जो अशराफ उलमा ने लिखी, झूठ बोला इसमें, और कुरान में कई जगह लिखा गया है कि कई एक जगह आयत है कुरान में, मैं उसको ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ कि उस आदमी से बढ़कर ज्यादा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ लगाए। ये कुरान में कई जगह है। एक तरफ आप अपना कानून बनाते हो, कहते हो कि नहीं अल्लाह ने बनाया है ये, तो आप देखिए ये चूंकि पसमानदा के पास उस तरह से जानकारी नहीं थी, वो कुरान भी हमको तोते की तरह पढ़ाया गया कि सिर्फ हम कुरान पढ़ लेते हैं, मतलब उसका हम अर्थ नहीं जानते, इसलिए पढ़ाया गया। हायर स्टडी में चूंकि पसमानदा जब पहुंचा तो वहाँ कुरान के माने मतलब पढ़ लेते, लेकिन आमतौर से मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कुरान पढ़ के समझ नहीं पाता कि मैं कब पढ़ के आ रहा हूँ, क्योंकि धार्मिक किताब है, अपने पुरखों के जो है सवाब के लिए हम लोग पढ़ते हैं, या घर मकान लेते हैं तो उसमें कुरान का पाठ करते हैं, डेली कुरान का पाठ करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि उसमें लिखा क्या। लेकिन अब भारत सरकार की वजह से, देश के आज़ाद होने के बाद से शिक्षा हर जगह पहुंची, तो लोगों ने इस्लामिक स्टडी भी करना शुरू की, तो उसमें ये सब बात निकल के आई। मसूद आलम फलाही ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, ये एक किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। मैं समझता हूँ कि 700 पेज की किताब है। इसमें चारा इन लोगों का कच्चा चिट्ठा सब खोल के लिख गया है, किस तरह से ये कुरान को भी तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे हिंदी का ऑलमोस्ट इसका ट्रांसलेशन हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसको पब्लिश भी करेंगे। और इसमें एक्सपर्ट्स इसके हिंदी में योगिंदर सिकंद ने इसको इंग्लिश में किया है। न्यू इस्लाम एज पे या पसमानदा डेमोक्रेसी जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपके इंग्लिश में इसके कुछ पार्ट्स ट्रांसलेट हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये किस तरह से झूठ बांधते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं पसमानदा के ऊपर भी, अन्य भारतीय जनमानस पे, कोर्ट पे भी इसी किताब को ऑथेंटिक माना जाए। जब और इस किताब में हम देखेंगे, आप मैं इस किताब के बारे में बताऊं, इसका जो प्रीफेस है, जो इस किताब में जो लिखी जाती है, उसमें देखिए किस तरह की बातें लिखी, मैं उस पर भी थोड़ी सी एक पॉइंट करना चाहता हूँ। इस किताब में तो पाकिस्तानी उलमा का गुणगान किया गया है, मुफ्ती शफी उस्मानी और उनके बेटे तकी उस्मानी। हम कह रहे हैं भारत में आप कानून बनाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि पर्सनल लॉ होना चाहिए, कोडिफाई कर, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी उलमा की गुणगान करने की क्या जरूरत है? भारत के पास अशराफ उलमा भी एक से एक हैं, आप उनकी बात लिखो, उन्होंने लिखा भी है,
लेकिन आप जानते हैं मुफ्ती शफी उस्मानी पार्टीशन के साथ गए, देश छोड़ के, उनके लड़के तकी उस्मानी वहाँ पे चीफ जस्टिस बनते हैं। दूसरा, आप जब एक धार्मिक किताब लिख रहे हैं तो उसमें किसी पॉलिटिकल व्यू का इस तरह की चर्चा करना सही नहीं। उसमें हिंदुत्व के आंदोलन की भी चर्चा किया गया है, खासतौर से जब वो प्रीफेस सैयद अबुल हसन अली नदवी ने लिखा है, उसमें लिखा है कि हिंदुत्व आंदोलन की भी चर्चा किया है कि जो पूरे देश को भगवा रंग में रंग देने बल्कि डुबा देने और मुसलमानों का तशख्खुस यानी विशेषता, जो विशेष सम्मान है मुसलमानों का, खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन है। आप जब धार्मिक किताब लिख रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल लाइन घुसाने की क्या जरूरत है कि, और देखिए ये बहुत ही खराब वर्डिंग लिखा है कि पूरे देश को भगवा रंग देने बल्कि डुबा देने और मुसलमानों का विशेषता नष्ट करने की बात। ये बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन हो गई, एंटी बीजेपी कह लीजिए, तो ये तो पॉलिटिकल बात होगी। उसको इसमें लिखने, आप किताब तो हमेशा के लिए लिख रहे हो ना कि भाई जब तक भारत में मुसलमान है उनके जो पर्सनल लॉ डील करेंगे। भगवा आंदोलन आज है, कल को नहीं रहेगा। 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद हम 5000 साल से जीवित हम राष्ट्र है। दूसरी बात लिखते हैं कि मुसलमानों को भड़काते हुए उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 29 पे, एक सेकंड मैं निकालता हूँ, ये पेज नंबर 29 पे इन्होंने, वही सैयद साहब लिख रहे हैं कि मुकाम गौर है कि अगर खुदा न खास्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करके यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ईश्वर न करेगा, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड अगर नाफिज कर दिया, लागू कर दिया गया, तो कुरान मजीद की तकरीबन 40 आयतों और सैकड़ों अहादीस पर अमल से मुसलमानों को मजबूरन महरूम होना पड़ेगा। क्या कोई हसास मुसलमान ये खसारा बर्दाश्त कर सकता है? यानी क्या कोई सेंसिटिव मुस्लिम जो है इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है? ये बिल्कुल भड़काने वाली बात। अब देखिए, जब हम भारत में रह रहे हैं, हमारा जो फौजदारी का कानून है उससे हमारे इस्लाम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो पर्सनल लॉ कानून में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होती है, भारत के सारे लोग बैठ के इस पे तय कर लेते हैं, तो उसमें कहाँ से इस्लाम खतरे में आ जाए। लेकिन ये पूरी तरह से भड़काने वाली बात उसमें लिखी गई है। और जब ये एक मजहबी किताब लिख रहे हैं तो उसमें इस तरह की वर्डिंग, उधर भगवा आंदोलन का जिक्र करते हैं, दूसरी जगह एक जगह और लिखते हैं, भारत सरकार और पूरे हिंदू समाज पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए हुकूमत और हिंदू कौम पर तौल रही है। पर तौलना एक उदाहरण है, मैंने एकदम बिल्कुल लड़ाई के लिए माना है। इसमें आप भारत सरकार को भी और हिंदू कौम को भी, आप जानते हैं कि हिंदू कौम कोई मोनोलिथ कौम नहीं, इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, जो है सवर्ण क्लास है, और यूसीसी को लेके दलितों की अपनी अलग राय हो सकती है, आदिवासियों की अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन इन्होंने सबको, हमने कहा ना कि हिंदू शब्द का प्रयोग आप समझ लीजिए कि ये राइट विंग से ज्यादा अशराफ मुसलमान करता है, क्योंकि हिंदू कह के हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे वो अपना विक्टिम कार्ड खेलता रहता है खूब अच्छे से। तो उसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए हुकूमत मतलब सीधा सीधा भारतीय सरकार और हिंदू कम अपना पर तौल रही है। ये बिल्कुल लड़ाई लड़ने वाली बात है, हमको भड़काने वाली बात है, ताकि हम एकदम हिंदुओं के खिलाफ, और भारत सरकार के, ये अशराफ का पुराना रहा है। वो पसमानदा में जब आता है तो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी के, सब सारी सरकारों को हिंदू कहता है। वो हमसे कहता है सब हिंदू होते हैं, दलितों को भी हिंदू कहते हैं, पिछड़ों को भी हिंदू कहते हैं, सबको कहते हैं ये सब हिंदुओं की सरकार। और वहां जाते हैं तो वह मंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस में भी, भाजपा में भी, तो ये इनका चलता है। और हम चाका में बैठ के हम हिंदुओं को गाली देना शुरू करता है पसमानदा, भारतीय सरकार को गाली देना पसमानदा है, तो जो सिक्योरिटी फोर्स आती है वो उठा के ले जाती है। तो धर्म के नाम पे पिटाई हमारी होती है, कुटाई हमारी होती है, राज ये भोगते हैं। इस तरह के प्रीफेस में इस तरह की किताबें जब हमको पढ़ा दी जाएगी, हम कह रहे हैं इस तरह की किताब आपको पढ़ा दी जाएगी तो आपका कैसा ज़हन बनेगा? आप भी तलवार लेके खड़े रहोगे जिहाद करने के लिए। इस तरह की किताब पढ़ाई जाती है, और उर्दू में इसका इंग्लिश भी इन लोगों ने निकाला है। तो दूसरा मैं एक बात और कहूँगा, इसमें उसके बाद मैं आपके सवाल जो भी आप रहेंगे, इसमें आप देखेंगे जो कुफू की हम बात कर रहे थे, कुफू का मतलब मैं आप चार दर्शक जानना चाह रहे थे। देखिए, कुफू का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है बराबरी। अब यहाँ बराबरी का क्या मतलब है? शादी ब्याह में बराबरी, कि कौन किसके बराबर है। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कुफू का जो सिद्धांत है, उसमें आप इस्लामिक किताबों में देखेंगे तो
कई एक 7-8 पॉइंट है, कोई कहता है कि नहीं 4 पॉइंट है, कोई कहता है कि 7 पॉइंट है, कोई इस तरह के आपस में जो जूरिस्प्रूडेंस के माहिर है मुस्लिम जो अशराफ उलमा है, तो उसमें उन्होंने भेद किया है। लेकिन 5-6 कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे सब एग्री है। उसमें एक दीनदारी होता है, मतलब जो ज्यादा धर्म प्रायण हो, इस्लाम को ज्यादा कड़ाई के साथ मानता हो। फिर उसके बाद दौलत, यानी कोई अमीर है गरीब है तो अमीर गरीब की शादी हो सकती है कि नहीं। नस्ब एक आता है, नस्ब जिसको नस्ल कह लीजिए या रेस कह लीजिए। उसके बाद पेशा आता है, तो नस्ब पेशा ये दोनों मिला के जाति इंडिया में हो जाती है। भाई हम एक जो कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो हमारा पेशा भी है, वो हमारी जाति भी है। और नस्ल कह लीजिए, नस्ल जो होता है जैसे आप कोई जैसे अबू बकर फारूक या उमर फारूक के घराने के तो फारूकी लिखते हैं इंडिया में, उनके काम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा अरबी अजमी, ये पूरा क्षेत्र के आधारित हो गया। देशज जो पसमानदा है उनके साथ आप देखेंगे कि 3 बड़े आधार हैं जिसपे ये भेदभाव करते हैं हमारे साथ। एक तो नस्ल जाति हो गई, भाई वो अरब के हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हैं, उमर फारूक के घराने के हैं, अबू बकर सिद्दीक के घराने के हैं, तमाम जो बड़े जो साहबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं। दूसरा वो भेदभाव हमारे कल्चर पे करते हैं, ये भारतीय कल्चर बहुत नीच कल्चर है क्योंकि हम उस कल्चर से कन्वर्टेड हुए हैं, तो वो भारतीय कल्चर। तीसरा आधार जो क्षेत्र के आधार पर भी कि हम अरबी हैं, हम अरबी हैं, और ये अजमी शब्द का शाब्दिक अर्थ गूंगा के होता है, तो ये हमें नॉन अरबी भी कह सकते थे, लेकिन ये जो हमें गूंगा कहते हैं। ये तो 3 बड़े आधार हैं जिसपे ये देशज जो मुसलमान हैं उनकी जो है ये उनके साथ जो ये भेदभाव करते हैं। तो उसमें आप कुफू में ये सब पॉइंट है, दीनदारी है, दौलत है, नसब है, पेशा है, अरबी अजमी है, 9 मुस्लिम है, और एक 9 मुस्लिम या खानदानी मुस्लिम का भी भेद है। तो ये कुफू है। तो इसमें आधार पे भेदभाव है। तो इसमें बेसिकली जो हम जिस पे सवाल उठाते हैं वो जन्म के आधार पे भेदभाव है कि भाई एक सैयद है जो नूर से बना है, उसकी शादी किसी मिडिल कास्ट या लोअर कास्ट से नहीं हो सकती है। दूसरा एक मजे की बात है कि दफा 119 पे कुफू के सिद्धांत में, ये दफा 119 पे इन लोगों ने बड़ा उस बात को थोड़ी सी समझनी चाहिए। दफा 119 पे इन लोगों ने लिखा है कि 9 मुस्लिम और खानदानी मुसलमान एक दूसरे के कुफू हैं। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि उर्दू में है, और उसका हवाला यहाँ लिखा है 119, ये अरबी में लिखा हुआ है। ठीक, पसमानदा तो अरबी पढ़ता नहीं है, ये उर्दू हम पढ़ लेंगे। यहाँ हजरत ने लिख दिया है, जबकि ये 9 मुस्लिम और खानदानी मुसलमान को एक दूसरे के कुफू मान रहे हैं, यानी बराबर है। यानी अगर जो 4 पीढ़ी पहले मुसलमान हुआ है, जो अभी मुसलमान है वो बराबर। ऐसा नहीं, पूरे 2 मसलक के फतवे किताब जितने बड़े अशराफ उलमा हैं उनसे आप फतवा आज भी आप फतवा सीख कर लीजिए, वो कहें कि नहीं, अगर इंडिया में 9 मुस्लिम होते हैं उनकी शादी आप अक्सर बेशतर पसमानदा में होती है, अशराफ शादी नहीं करता है। वो बेचारा अगर मुसलमान हो जाता है तो पसमानदा जो लोग होते हैं उसमें वो शादी होती है, अशराफ से शादी नहीं होती है। अच्छा, उसका हवाला दिया है, ये हवाला उसके रेफरेंस के तौर पे इस तार पे हम ये कानून बना रहे हैं। इसमें जो हनफी मसलक की किताब का जिक्र है, मैं ये समझता हूँ बहरुल राहिक करके किताब है, रद्द मुख्तर बाबुल कफा, यहाँ ये जो है बहरुल राहिक, ये जो अरबी में इबारत लिखी है ये इसमें साफ लिखा है। मसूद आलम फलाई ने अपनी किताब, जो भी हमने किताब देखा है उसमें इसका चर्चा उन्होंने किया है, उसमें साफ लिखा है कि ये जो खानदानी और 9 मुसलमान, नए मुसलमान का ये जो बराबर है, ये अरब का है तो वहाँ है, अजम में इसका ख्याल नहीं किया जाएगा। यानी अजम का मतलब आप इंडिया समझ लीजिए। अरब में क्योंकि अरबों को पहले से अपनी नस्ल पता होती है तो वहाँ वो नस्ल देखते हैं, नस्ल देख के शादी करते हैं, तो वहाँ पुराने मुसलमान से मतलब। लेकिन इंडिया में आप कोई नया मुस्लिम है तो खानदानी मुसलमान से उसकी शादी नहीं होती है, फतवे भी इसके हाथों से। ये एक तरह से कितना बेहतरीन अंदाज में उर्दू से अरबी में झूठ बांध दिया है। तो ये आप समझिए, तो हम लोग इस पे जागरूकता ला रहे हैं कि मैं बात पूरी कर लूं, जागरूकता ला रहे हैं कि जो मजमूए कानून इस्लामी जिसको अल्लाह उसके रसूल का कानून बना के बताया जा रहा है, ये दरअसल इनकी लिखी हुई है, इन्होंने अपने हिसाब से, हनफी मसलक के हिसाब से इसको लिखा है। तो हम इस पे जागरूकता ला रहे हैं ताकि हम उस धोखे से बाहर निकल के हम इसको अपोज कर सके, और जो है एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जो भी जिस तरह से और कानून बना है उस कानून पे हम उस कानून पे सहमत हो गए हैं। तो इस मामले में भी अगर इस तरह की कोई सरकार बात करती है तो उस पर बात होनी चाहिए और हमारा भी पक्ष सुना जाना चाहिए। सिर्फ
चंद शेरवानी या टोपी पहने हुए लोगों को सरकार बुला लेती है, गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे तिरंगे होते हैं, सरकार को भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। हम लोग काले कलुटे देशज भारतीय होते हैं तो वो हम लोग को नहीं समझ में आते हैं। लेकिन आप कन्नड़ में एक बंगलोर के मुसलमान से पूछेंगे, कन्नड़ में आपस में बात करते पूछेंगे तुम्हारी भाषा क्या, तो कहता है उर्दू है। इस तरह से अशराफवाद हमारे ऊपर लादा गया है, उनकी सभ्यता है। तो हम कहेंगे जो अपनी सभ्यता संस्कृति में गवर्नमेंट को इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। जो भी किसी भी इशू पे आप बात करें, आप सेकुलरिज्म पे बात कर लें, सांप्रदायिकता पे बात कर लें, आपको तो ये पसमानदा पक्ष भी सुना जाना चाहिए। 90% मुसलमानों को आप भेड़ बकरी की तरह जी अभिनव जी, आपने सही बात बोली। उर्दू का जो साम्राज्यवाद है वो तो पाकिस्तान को बर्बाद किया हुआ है, वहाँ की भाषाओं को बर्बाद किया हुआ है। कश्मीर में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, पता नहीं क्यों कश्मीरी डोगरी वो नहीं है। तमिलनाडु में भी वो उर्दू प्रमोट करने की सरकार बात करती है। बंगाल में भी, मतलब बंगाली, तमिल, इन सब की कोई हैसियत नहीं है उर्दू के सामने। भाई कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ऐसा पाकिस्तान में हिंदी के लिए है क्या? लेकिन ये बताइए, इन सब किताबों का हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों नहीं है? सिर्फ उर्दू अरबिक में। देखिए उर्दू में एक अपनी जो है हेजोमेनी बनी रहती है ना उर्दू में। अब ये उर्दू में लिखेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप कहाँ से वो इसकी इंग्लिश का भी इन लोगों ने किया। एक बात है, ये जब इंग्लिश में कोई चीज ले आते हैं ना तो बहुत मसाला कम कर देते हैं। मैं सिकंदर बख्श का एक आर्टिकल पढ़ा था रिजर्वेशन पे, उर्दू में उन्होंने इतना खराब लिखा है। मैं वो जो बात बैकग्राउंड वाली कह रहा था वो बात ये कहना भूल गया था। मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में जो बहस हो रही थी उसमें मुझे तो नहीं लगता किसी पसमानदा को भी इन लोगों ने रखा था। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसमें बस एक ही व्यक्तित्व तो ऐसा था जिसने पसमानदा आंदोलन को एड्रेस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम उनका बहुत ही उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने 2 मंत्री बिहार के अंदर बनवाए थे 46 के इलेक्शन में। सरदार पटेल बिल्कुल उनके मौलाना आजाद के अगेंस्ट जाके, मौलाना आजाद जब आए थे बिहार में, आसिम बिहारी से उनकी वार्ता टूट जाती है, लेकिन सरदार पटेल ने उसको एड्रेस किया था। अब जानते हैं वो लौह पुरुष कहे जाते हैं। तो पूरा हमने उनको कई बार आभार भी व्यक्त किया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में ये सब अशराफी थे और मेरे पास बाकायदा लिस्ट है कि वो दिन भर बहस यहाँ करते थे, रात में बहस होती थी कि भारत देश का संविधान कैसा होगा, और सुबह वो पाकिस्तान भाग जाते थे। भाई साहब, ऐसे 10 लोग भागे हैं। ऐसे लोगों से आप कानून बनाने पे बहस करा रहे हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अशराफ को आप बुला के, जो इंडियन मुस्लिम है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखते हो। तो ये एक विडंबना है कह लीजिए, या दुर्भाग्य कह लीजिए इस देश का। आना चाहता हूं। और दूसरा मैं उर्दू वाली बात बताऊं तो सिकंदर बख्श ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली के हवाले से जो उर्दू में आर्टिकल लिखा था आरक्षण के विरोध में, जब उसी को वो इंग्लिश में लिखते हैं तो बहुत सी चीज उसमें से निकाल देते हैं। क्योंकि मैं उर्दू अंग्रेजी दोनों पढ़ लेता हूँ, तो एक वो भी है ट्रांसलेशन वाली बात। तो ये इसका इंग्लिश में है, तो इसका इंग्लिश में आ गया है, मेरे सामने तो अभी नहीं आया लेकिन सुनने में आया है। तो ज्यादातर लिखने वाला जो आपने वो किताब कही, तो हम उसको हिंदी में, देखिए मैं जो लिखता हूँ, मैं मेडिसिन से हूँ, तो मेरी आप समझते हैं मेडिसिन के लोगों की भाषा ही, हायर एजुकेशन की भाषा इंडिया में तकरीबन अंग्रेजी है। लेकिन मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि पसमानदा हिंदी जानता है। और आप उससे पूछेंगे उत्तर प्रदेश के पसमानदा से कि भाई तुम्हारी भाषा क्या है, तो कहता है उर्दू, सीना तान के उर्दू कहेगा। और उसको चेक करना है कि उसकी भाषा क्या है, तो आप सुबह चायखाने में बैठ जाइए, 10 पसमानदा बैठे हुए, 2 अखबार आप डाल दीजिए, हिंदी का और उर्दू का, तो सब हिंदी वाले पे झपटेंगे पहले, उर्दू वाला कोई नहीं पढ़ता है। तो ये एक ढोंग चल रहा है, इस तरह की चल रही है जो मैंने जो जिसको ढोंग कह लेते हैं जी। हाँ, वो बात तो है। हमारे शाहिद सिद्दीकी भी जो है वो एक पत्रकार है ना, शायद यूपी से शाहिद सिद्दीकी। हाँ शायद। तो वो भी जो उर्दू में जो छापते हैं वो तो एकदम अलग ही छापते हैं, जो इंग्लिश में छापते हैं एकदम अलग छापते हैं एक ही टॉपिक पे। लेकिन आखिरी प्रश्न है कि आपने बोला कि कांग्रेस के ऊपर आपने आरोप लगाया कि इसने जो है सामाजिक न्याय नहीं दिया और ऐसे ऐसे लोगों को बुला के प्रमोट करना चाहा जो अगले दिन पाकिस्तान भाग जा रहे थे। लेकिन जो भारत में पिछले 20-25 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति हुई है जी, उन्होंने कितना पसमानदाओं के लिए काम किया? जो सामाजिक न्याय की राजनीति चली है, तो बिहार से हैं आप, खासतौर पे यूपी बिहार की बात कर लें, तो पसमानदाओं को क्या फायदा हुआ उससे? देखिए, नहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर है। मंडल कमीशन ने बाकायदा जो है ओबीसी में पसमानदा को रखा, ये बहुत बड़ी बात थी, उससे पहले नहीं रखा गया। और आप देखेंगे कि एक आरक्षण का इश्यू आता है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
तो उसमें आप देखेंगे जब मंडल कमीशन ने जब मुसलमानों को रखा है, जो हिंदू मुसलमान बाइनरी पे जो अशराफ बात करता है वही भाषा मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसको हाईलाइट नहीं किया है। उर्दू मीडिया ने कभी भी मुसलमानों को ये नहीं बताया कि देखो तुमको आरक्षण मिल गया, इस आरक्षण का लाभ उठाओ। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली से लेके ये भीख है, कुत्ते की हड्डी है, फिरोज बख्त ने लिखा है वो अपने आर्टिकल जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि हमको ये और कमजोर कर, मतलब वो भीख है और बिल्कुल वो जो है आप उस मानसिकता से कि कुत्ते की हड्डी, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। और जब सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक आधार पे मंडल कमीशन ने मुस्लिम जातियों को भी पसमानदा, उसमें मैक्सिमम पसमानदा आते हैं, पसमानदा जातियों को उसमें जब रखा है, तो वहां से अशराफ ने एक राग छोड़ा मुस्लिम आरक्षण का, जो अब कम हो गया। जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है ना, तो उसमें सऊदी अरब में 20 लाख कमाने वाला अशराफ भी 8 लाख का वो बना ले रहा है सर्टिफिकेट, तब उसमें घुस गया वो। तो अब वो मुस्लिम आरक्षण अब उसको नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे कि उस वक्त मुस्लिम आरक्षण का उसमें सैयद साहबुद्दीन, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को। हम कह रहे जब 90% मुसलमान ओबीसी और एससी में तो नहीं आता क्योंकि धार्मिक पाबंदी 341/3 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 10 अगस्त को पारित हुआ, तो उसमें एक मजहबी पाबंदी की जो हिंदू है उसी को ही शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिल सकता है। बाद में उसमें बौद्ध भी आ गए, उसमें सिख आ गए, फिर बौद्ध आ गए, ईसाई और मुसलमान अभी भी बाहर है, वो एक अलग इश्यू है। उसको भी अशराफ क्या करता है हिंदू मुसलमान के रंग में, अशराफ तो मानता ही नहीं कि हमारे पास जात पात के आधार पर भेदभाव, लेकिन कभी कभी कहता है तो एससी आरक्षण का राग लापने लगता है। वो इसलिए लापता है कि उससे हिंदू मुसलमान होता है, उसकी दिलचस्पी ये नहीं है कि पसमानदा को भी, जो पसमानदा दलित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण, उसको इसमें दिलचस्पी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। तो हमारे आंदोलन ने इसको काट किया था कि भाई अगर आपको लगता है कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिलना चाहिए, तो भाई आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कोर्ट है 350 मेंबर है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी संस्थाएं है जमीयतुल उलमा, उसमें आप दलित मुसलमानों को पहले भागीदारी दे दीजिए, फिर भारत सरकार से हम लड़ लेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था एससी आरक्षण के लिए, और फरवरी में वो ऑर्डर रिजर्व हो गया है, अब देखिए कब उसका आता है। लेकिन 90% मुसलमान जब ओबीसी और एसटी में आता है, जैसे कश्मीर का गुजर है, कश्मीर का जो बकरवाल है या लक्षद्वीप के जो मुस्लिम है वो एसटी में आते हैं। आप तो जब 90% मुसलमान आरक्षण में आ रहा है, तो फिर आप किस मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं? मुस्लिम आरक्षण का मतलब क्या हो? जाहिर सी बात है जो 10% बच गए हैं सक्षम जो शासक और ये अशराफ है, और ये पसमानदा को चूंकि भागीदारी मिल लेती है उससे वो फायदे में जा रहा है, तो नहीं चाहता कि इनका गुलाम आजाद होकर इनके बराबर आ जाए, ये आप समझिए। इसलिए उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का, और उसमें वो पसमानदा जो ओबीसी का आरक्षण पा रहा है वो भी नारे तकबीर लगा रहा है कि हमको मुस्लिम आरक्षण चाहिए, मुस्लिम आरक्षण चाहिए। आप देखेंगे जब 3 तलाक खत्म हुआ था तो उसके विरोध में महिलाएं को जुलूस निकलवा दिया था इन लोगों ने। उन महिलाओं को पता भी नहीं कि 3 तलाक खत्म होने से उनका क्या फायदा नुकसान। तो आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण से हमारा क्या फायदा नुकसान है? हमारा आंदोलन इस पे काम कर रहा है, तो हम पब्लिक को बता रहे हैं भाई हम ऑलरेडी आरक्षण में आते हैं और ओबीसी का आरक्षण 27% ठीक ठाक मिल रहा है जी, तो ये मुस्लिम आरक्षण की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये आरक्षण का खेल चला, उसके बाद से जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, अब आप कहीं से मुस्लिम आरक्षण की जो है आवाज आपको नहीं सुनाई देती होगी, क्योंकि भाईजान अब उसमें घुस पड़े हुए हैं। तो सामाजिक न्याय के जो आंदोलन चले हैं, विशेष रूप से मंडल कमीशन ने उसके जरूर फायदा मिला है, लेकिन आप जो सामाजिक संगठन है उस हिसाब से वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस नहीं करते हैं। आप देखेंगे दलितों का आंदोलन हो चाहे पिछड़ों का आंदोलन हो, उसमें आप सब देखेंगे अशराफ मुसलमान ही कुर्सी पे बैठा होता है, वो उसी के साथ, वो एक बड़ी दुर्भाग्य हमारा देश का कि जो अशराफ क्लास है वो दलितों और पिछड़ों को सवर्णों से लड़ाता है और पसमानदा को हिंदू से लड़ाता है। कि जब पसमानदा को समझाता है तो दलित हैं पिछड़े सबको हिंदू कह देता है कि देखो हिंदुओं का देश है, इसीलिए हमारे ठेला हम इसीलिए लगा रहे हैं। और पसमानदा चूंकि परेशान है, डाउन ट्रोडन है, तो उसके पास बहुत से आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, तो उसको लगता है कि जो भाईजान कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर अब जाहिर सी बात है जो देश है उसी पर जब आरोप लगा देंगे इसी वजह से, तो वो समझ में भी आता है। लेकिन हम इसके खिलाफ जो है हम जागृति ला रहे हैं। तो सामाजिक आंदोलन का कुछ ना कुछ फायदा पसमानदा को जरूर, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। दूसरी जो कांग्रेस पे आरोप की आपने बात की, इस मामले में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत साफ नहीं है। मुस्लिम मंच को लेकर हम लोगों ने बात भी किया था कि उसमें सब अशराफी हैं, या भारतीय जनता पार्टी में देखिए अशराफ एक वोट नहीं देता है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर बना रखा है, कैबिनेट मंत्री बना रखा है। उत्तर प्रदेश में भी सैयद साहब मंत्री बने हुए हैं, बिहार में नहीं थे तो दबाव डाल के एक सैयद को मंत्री बनाया गया है। वो जो
अशराफ रोना शुरू कर देता है, मुसलमान भाजपा में कोई मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, पसमानदा भी हुआ शियार की तरह करने लगता है। और आपके जो तथाकथित सेकुलर हिंदू लोग हैं, ये लोग भी छाती पीटने लगते हैं कि मुसलमान नहीं, तो उसमें सैयद साहब को मिल जाता है। तो मुसलमान के नाम पे इस देश में मैं हमेशा कहता हूं कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है, और मुसलमान का मतलब जो मुख्य धारा में अशराफी होता है, उन्हीं को फायदा मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे एक दोस्त है अमित पांडे जी, उन्होंने बड़ा अच्छा हमसे फेसबुक पे हमारी बात हुई थी, कहा कि देखिए मुझे बहुत हैरत होती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के इश्यू पे देसी विदेशी का मुद्दा बनाया था, वो मुसलमानों के मामले में देशज मुसलमानों का उसको देसी विदेशी का मुद्दा क्यों नहीं बना? तो क्यों सारे विदेशी जो आग से, जो नूर से पैदा होते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाती है, वो भारतीय मुसलमानों को क्यों नहीं भागीदारी देती? तो इस मामले में मैं नहीं समझता कि किसी को बहुत मामला साफ है। इस पे आपके चैनल के माध्यम से और भी जब हम नेशनल लेवल पे इस बात को उठा रहे, जब से आपने बात करना शुरू किया है, तो निश्चय ही स्थिति बदलेगी और जो सामाजिक न्याय है मुस्लिम समाज में भी स्थापित होगी। लेकिन अभी यूपी में भाजपा सरकार ने जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है, वो तो शायद पसंदीदा है ना? अगर हाँ बिल्कुल, इसको हमने ट्वीट भी किया था, हमने धन्यवाद भी दिया था। और हमारी एक जयपुर डायलॉग पे एक बात हुई थी मुस्लिम मंच को लेके, संजय दीक्षित जी से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें हमने बताया था कि नहीं, मुस्लिम मंच की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए, हम मुस्लिम विमर्श के खिलाफ है, मुस्लिम नाम पे नहीं। इस देश के अंदर जो अंत्योदय का कार्यक्रम चल रहा है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, उसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। मुस्लिम नाम पे ये बिल्कुल, जब आपने मुस्लिम मंच बना दिया तो मुस्लिम लीग का तो वो रूप हो गया, उसमें सारे अशराफ बैठे हुए, मौलाना वहीदुद्दीन खान उसके जब फाउंडिंग हो रही थी तो वो बैठे हुए थे। तो उससे इंस्पायर होकर हम फिर कोई मुस्लिम मंच के आए थे मुझसे चर्चा करने, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कह दी कि मुस्लिम मंच जो है ये आरएसएस से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंद्रेश जी जरूर हमारे अभिभावक हैं, लेकिन जो ये मुसलमानों का फॉर द मुस्लिम टू द मुस्लिम बाय द मुस्लिम, हमने कहा, वो शाहिद साहब बात कर रहे थे, नेशनल कन्वीनर, हमने कहा शाहिद साहब ये मुस्लिम लीग की लाइन है, टू द मुस्लिम बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम, और वो बार बार डायलॉग की बात कर रहे थे। हमने कहा यही मुस्लिम लीग कहती थी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए डायलॉग नहीं कर सकती, ब्रिटिश से हम सिंगल हैं, हम बात करेंगे। तो ये जो आप डायलॉग बाजी और इसकी बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए, सब मुस्लिम लीग की लाइन, इसको बंद कीजिए। मैं समझता हूँ उस चर्चा का असर, और भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस बात को कंसीडर किया। आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक, जिसको मैं कहता हूँ, मेरी बात को गलत काट दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब अशराफ होता है। आप देखेंगे इस जो अभी जो बना, इसको छोड़कर आप जितने देखेंगे अल्पसंख्यक नाम से जो भी है, सब उसमें अशराफ आपको मिलेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने देखा जैन धर्म के भी लोग हैं, और पसमानदा को इसमें अध्यक्ष बना के रखा हमने। हमारे पूरे आंदोलन ने बिल्कुल हृदय से उनका आभार व्यक्त किया, और इसी तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो जिसका जो अधिकारी है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। एक अच्छी पहल है भाजपा की तरफ से। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य में और जो दूसरे राज्यों में शासन है, भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वो देश की बात करती है, देश सभ्यता संस्कृति की बात करती है, तो उसको इस चीज को भी, जब हमारा डिस्क्रिमिनेशन सभ्यता संस्कृति के आधार पे होता है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो आपने उनको चैनल पे एक दिन बुलाया भी था, मारूफ अंसारी जो हमारे सचिव हैं नेशनल उत्तर प्रदेश, लखनऊ में रहते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो उस बात को साबित करती है, क्योंकि उसने हिंदुओं के हर समाज के वर्ग को उसमें बात अपने पार्टी में जगह दिया है। लेकिन जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहती है कि मुसलमानों की पार्टी है, तो झूठ बोलती है, उसमें तो अशराफ को छोड़कर किसी कोई भागीदारी भी नहीं है। तो एक तरह से उम्मीद की किरण है, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो ये एक पहल किया है, इसको फॉलो करना चाहिए, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी, हमारे आंदोलन ने इसको जो है भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की है। जी व्यास जी, आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। देखते हैं कि आगे ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आप आए और आपने इन बातों को सामने रखा। उम्मीद है कि आप दोबारा भी आएंगे। जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार पसमानदा विमर्श को मौका दे रहे हैं, और आपका बड़ा चैनल है, और दिन ब दिन ये बड़ा होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इसके फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके द्वारा ये बात नेशनल लेवल पे उठेगी, और इस समस्या का निराकरण जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel, please press the notification icon, and also you can join as a member to support the channel if you want to. Thank you, and hoping to see you soon.